देखो जे एडवांस का ये सवाल है, सब्जेक्टिव है ना, इसको सॉल्व करो। 55 करेक्ट आंसर, 55 है ना, 55 करेक्ट आंसर है। ये सवाल जे एडवांस में आया हुआ सब्जेक्टिव टाइप था बहुत पहले, और चूंकि कल जे एडवांस एग्जाम है तो जे एडवांस में भी एक क्वेश्चन मैंने देखा, पहला ही क्वेश्चन शायद पेपर 2 का था या पेपर 1 का था, वो एक क्वेश्चन था ना जे एडवांस के पेपर में। पेपर, हाँ, ये पेपर 2 का पहला क्वेश्चन कंडक्टेंस पे ही है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एजीसीएल, कंडक्टिविटी गिवन है ना, solubility भी given है। solubility मतलब if the solubility of AgCl in water at 300 Kelvin is x mole per liter, then log x to the -1 का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। solubility मतलब कंडक्टिविटी वगैरह गिवन है, बहुत सारे डेटा गिवन है, उसके बेसिस पे तो ये तो मुझे लगता है जिस साल ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उससे बहुत इजी सवाल है ये जो आया, ये अभी जो आया ना 2026 में बहुत इजी है। कंडक्टिविटी सॉलिबिलिटी याद है, कॉलराज लॉ में एक एप्लीकेशन कराया था कि हम सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं स्पेरिंगली सोलुबल इलेक्ट्रोलाइट का। तो क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझे, सॉल्व करें इसको कैसे होगा। ठीक है, वी हैव टेकन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एजीबीआर, केएसपी गिवन है, तो जो जो गिवन है एक बार फिर से लिख देते हैं। केएसपी एजीबीआर का गिवन है, कितना है, 12 इंटू 10 रेस टू -14 है क्या ये, 12 इंटू 10 रेस टू -14, यही डेटा था ना, सबका डेटा यही लिखा हुआ है जी। हाँ, नहीं मैं बस एक बार क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, और 10⁻⁻4 मोल ऑफ AgNO3 आर -7 मोल ऑफ AgNO3 आर एडेड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁷ s मीटर इनवर्स यूनिट्स, और क्या क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Ag प्लस का गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻3, ये भी देखो s मीटर स्क्वायर पर मोल में ही गिवन है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे Br माइनस का भी गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻3, और मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नाइट्रेट का भी गिवन है, और ये है कितना 7 इंटू 10⁻⁻3। यहां तक समझ गए, सॉलिबिलिटी ये सब गिवन है। यू हैव टेकन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr, एक कंटेनर है उसमें क्या है बच्चे, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgBr, इसी में आपने क्या ऐड कर दिया 10⁻⁻7 मोल, और ये सॉल्यूशन भी कितना है, ये सॉल्यूशन है 1 लीटर। 10⁻⁻7 मोल ऑफ AgNO3 आर एडेड इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन। 10⁻⁷ मोल क्या डाल दिया तुमने, AgNO3, यहाँ ऑलरेडी सैचुरेटेड सॉल्यूशन था राइट, ऑलरेडी यहाँ पे क्या था, AgBr का सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, उसमें तुमने AgNO3 डाल दिया, यही है ना, 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑब्वियसली अगर तुम सॉलिबिलिटी सही से समझते हो तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड था Ag प्लस Br माइनस के रिस्पेक्ट में, बाहर से एक्स्ट्रा Ag प्लस डाल दिया तुमने, तो प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन होने के बाद मतलब यहाँ पे कैसा है, AgBr का सॉलिड है जो यहाँ पे Ag प्लस एंड Br माइनस के इक्विलिब्रियम में, तो जब आप AgNO3 ऐड करोगे तो ये रिएक्शन बैक चलेगा, बैक चलेगा, यस नो, बैक चलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, चलेगा ना, बैक चलेगा। अब बताओ यहाँ पे फिर से आएगा अगेन सैचुरेशन, अगेन सैचुरेशन आएगा ना, तो जब यहाँ सैचुरेशन आएगा तब अब यहाँ पे क्या क्या होगा, Ag प्लस भी रहेगा
नाइट्रेट भी रहेगा और Br माइनस भी रहेगा। ये तीनों सोल्यूशन वहां पे होगा जब फिर से सैचुरेशन पे आएगा। यस नो, अभी भी 1 लीटर है और ये तीनों आयन प्रेजेंट है। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ, मतलब ऑब्वियसली जब कांड हुआ, प्रेसिपिटेशन होना हो गया, सब हो गया, अब इसकी कंडक्टिविटी निकालनी है। इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है हमें? कंडक्टिविटी, है ना। तो पता है इसकी जो नेट कंडक्टिविटी होगी, नेट, वो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ Br माइनस प्लस कंडक्टिविटी ऑफ नाइट्रेट। तुम बताओ ना, इसके 1 ml में जितने आयंस हैं उसके वजह से इसकी कंडक्टिविटी होगी ना। बोल रहा है क्या? फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी बोल रहा है। सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी पर ml इज बिकॉज ऑफ Ag प्लस नाइट्रेट एंड, तो तीनों का इंडिविजुअल आयन का कंडक्टिविटी निकालकर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा नेट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। और वही इसकी यूनिट्स में निकालना है तो वहां पे सामने आएगा 55 इंटू 10⁻⁻⁷, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है? 55। समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट, हाउ मच यूनिट? दिस मच, 55 टाइम्स ऑफ दिस। ये सही आंसर है। अब इसको कैसे हम कर सकते हैं, चेक कर ले एक बार। कभी भी, जब पहले भी और बाद में भी, ऑलरेडी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, पहले हो या बाद में हो, ऑलरेडी वो किस पे है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। बोलो। अब देखो, मुझे एक बात बताओ बच्चे, जब यहां पे इनिशियली जब AgNO3 ऐड नहीं किया था तो AgBr सॉलिड इज इक्विलिब्रियम विद क्या? Ag प्लस एंड Br माइनस। मान लेते हैं पहले से जब इक्विलिब्रियम पे नहीं था तो ये SS था, या S1 सॉरी, जब आपने वहां पे कुछ ऐड नहीं किया था तो सॉलिबिलिटी कितनी थी AgBr की? S1 जब आपने AgNO3 ऐड नहीं किया था उस समय सॉलिबिलिटी कितनी थी? प्योर वाटर में सॉलिबिलिटी AgBr की कितनी है? S1 बोलो। सडनली तुमने AgNO3 डाला तो क्या हो जाएगा? ये तो बढ़ के हो जाएगा 10⁻⁷, ये S1 ही रहेगा। ये है इनिशियली, बोलो, t=0 पे, ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम। नाउ ये कब है? when 10⁻⁷ मोल AgNO3 एडेड। नहीं समझे? सडनली 10⁻⁷ मोल AgNO3 डाला तो AgNO3 से सोल्यूशन में नाइट्रेट भी आया और Ag प्लस भी आया। Ag प्लस सडनली बढ़ गया ना बहुत सारा, Ag प्लस सडनली बढ़ गया, तो नॉट एट सैचुरेशन। क्या ये सैचुरेशन पे है अभी? इनिशियली जब प्योर वाटर सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन था 1 लीटर, तो उस समय सैचुरेशन में था। AgNO3 डालने के बाद सैचुरेशन क्या हो गई? डिस्टर्ब हो गई। अब वो फिर से बैकवर्ड चलेगा और सैचुरेशन पे आएगा। न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या लिख दोगे? ये बैकवर्ड चलेगा, इसको x लिख दो, इसको x प्लस 10⁻⁷ लिख दो। बोलो। नहीं समझे? अगर Br माइनस घट के S1 से x हो गया तो Ag प्लस भी घट के S1 से x हो जाएगा। इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब नहीं पड़ेगा ना। अब फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? x इंटू 10⁻⁷ इंटू x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू KSP। दोनों आयन का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? KSP के बराबर। नहीं लगा सकते, बिल्कुल अच्छी बात है। x ऐसे भी अगर KSP दिया हुआ है तो अगर प्योर वाटर में हम सॉल्युबिलिटी निकालेंगे तो इसका अंडर रूट आएगा 12 इंटू 10⁻⁷। मतलब पता है S1 एक्चुअल में कितना होगा? इसका अंडर रूट। S1 कोई पूछे कितना है तो क्या बोलोगे? अंडर रूट 12 इंटू 10⁻⁴। नहीं, कितना? 3.46 इंटू 10⁻⁷, यही ना। तो भाई साहब यहाँ पे यही एक ट्विस्ट भी है, एजम्पशन नहीं लगा सकते।
यहाँ पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा तब आएगा x, समझ गए? x में क्वाड्रेटिक आएगा और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। बताओगे x कितना आया सॉल्व करके? 3 टाइम्स 10⁻⁻7। आ गया हमारे पास x का वैल्यू। बोलो, इतना लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। इतना लिखिए जल्दी से। सर यहाँ तक बच गया था पर फिर भूल गया कि KSP में नीचे 1 माइनस अल्फा नहीं आता है। प्रैक्टिस का कमी है, मैं बता तो रहा हूँ। देखो अब क्वेश्चन बन जाएगा, करें आगे बात करें। बोलो, मुझे बताओ फाइनली जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इधर हटा दूं क्या कैलकुलेशन पूरा? ये वाला पार्ट हटा दूं? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा समझना, थोड़ा सा फिर से यूनिट में तो केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, है ना। मुझे एक बात बताओ, जो फाइनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें Ag प्लस कितना है? x इंटू टेन रेस टू एक्स प्लस 10⁻⁻7 फाइनल इक्विलिब्रियम पे, तो शायद 4 इंटू 10⁻⁻7 है। अरे फाइनल इक्विलिब्रियम पे क्या था? x प्लस 10⁻⁻7, और नाइट्रेट तो 10⁻⁻7 ही होगा, ये तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें। 1 लीटर में इतना मोल गया, नाइट्रेट तो एज इट इज निकल रहा है, निकम्मा स्पेक्टेटर है। और Br कितना हो जाएगा? x के बराबर ना। तो दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, है ना। तीनों अलग अलग आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। और पता है किस में आएगा? मोल पर लीटर में आएगा। ये सारे डेटा किस में है? मोल पर लीटर। ठीक है। अब मुझे बताओ, 3 इक्वेशन लिखना पड़ेगा। मोलर कंडक्टेंस ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस इंटू 1000 बाई सॉलिबिलिटी ऑफ Ag प्लस, दैट इज Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। आयन पे भी वो फॉर्मूला लगा सकते हो, आयन पे वो फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये कितना दिया हुआ है Ag प्लस का वैल्यू? 6 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना है, S मीटर स्क्वायर पर मोल है। S मीटर स्क्वायर, ये सारा वैल्यू S मीटर स्क्वायर पर मोल में। हमें K नहीं पता, K ही तो चाहिए हमें। हर आयन का K निकालना और बाद में ऐड कर देना, आ जाएगा आंसर। दिख रहा है ये? हम हर आयन का K निकालने की कोशिश में। कितना हो जाएगा? 1000 बाई जो भी वैल्यू है Ag प्लस का वो रख दो, 4 इंटू 10⁻⁻7। लेकिन पता है ये पूरा रखने के बाद ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में आएगा। यहीं पे समझना है, पूरा वैल्यूज रखोगे तो वो किस में आएगा बताओ? सेंटीमीटर क्यूब पर मोल में। उसी को तो सही करना है। अब इसको 10⁻⁻6 से, तो 6 इंटू 10⁻⁻3 S मीटर स्क्वायर पर मोल K ऑफ Ag प्लस, ये वैल्यू एज इट इज रहने 1000, 4 इंटू 10⁻⁻7, लेकिन 10⁻⁻6, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर मोल। मेरी बात समझे क्या बदल गया चीजें? ये हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहां पे, याद करो तुमने गलत किया था, वो जेई मेंस का सवाल था वो, नहीं सॉलिबिलिटी का नहीं था। 1.1 मोलर का दिया हुआ था, 0.02 मोलर का निकालना था। S मीटर स्क्वायर पर मोल में भी क्लास का सवाल था, जेई मेंस में आया हुआ सवाल था। मैंने डिक्टेट करके कराया था क्लास नोट्स में, जहाँ पे यूनिट्स में मैंने इसके जगह पे ये रखा था, क्योंकि फाइनल आंसर S मीटर स्क्वायर पर मोल में था। मेरा यूनिट में तो देखो मोल और मोल कैंसिल हो गया नहीं? अगर देखोगे तो S मीटर इनवर्स कुछ आएगा, ये और ये कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर है तो यहाँ एक बचेगा बस। अरे ये सुनो, तो अब यहाँ से Ag प्लस का आ जाएगा कंडक्टिविटी। कितना आ जाएगा Ag प्लस का? 6 इंटू 10⁻³ S, S यहाँ पर है और डिवाइड किससे करोगे? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 10⁻⁻7 से, और नीचे डिवाइड कितना करेंगे? 10⁻³ से। 10⁻, बोलो कोई दिक्कत? और पता है यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? मीटर बचेगा। बोलो नहीं? देखो ना, 10⁻³ और 10⁻⁻6, वो कितना हो गया? 10⁻³ हो गया। मीटर नीचे बचेगा, आई एम सो सॉरी, मीटर कहाँ बचेगा? नीचे। बाकी सब कैंसिल हो रहा है।
तभी तो एस मीटर इनवर्स आएगा ना, हमें किस यूनिट में चाहिए, एस मीटर इनवर्स में चाहिए। सॉल्व करके देखो, आ जाएगा 24 10⁻⁻7 एस मीटर इनवर्स। अभी ये किसका आया, एजी प्लस का। उसी तरह से आप क्या करोगे, सेम इक्वेशन दो बार और लगाओगे, मतलब तुम चारों सबका कॉन्सेंट्रेशन ऐड करके डायरेक्ट डिवाइड कर देना। हाँ हाँ बिल्कुल सही सही सोच रहे हैं, है ना। 4 के लिए आया ना, तो 1 के लिए कितना आएगा, ऑब्वियसली इसका 6 टाइम्स, तो इसके लिए 6 आएगा और इसके लिए 18 आएगा ना शायद। सही बोल रहे हैं, वेरी गुड गुड। तो 55 कैसे आएगा, नहीं आ रहा है क्या, 58 54 40 सर अप्रोक्सीमेशन कर दीजिए, मेरा भी 55 अलग ही तो है पीआर माइनस एनर्जी माइनस का मोलर कंडक्टिविटी भी तो अलग है। अच्छा हाँ नहीं पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलेट ही करना पड़ेगा बच्चे। हाँ सही बोल रहे हैं, मुझे लगा बैठ जाएगा, लेकिन नहीं, बट नहीं होगा। सबका वैल्यूज भी तो अलग है, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तुम देख रहे हो, एक क्वेश्चन जब एडवांस लेवल का करते हैं सही से तो कितनी अंडरस्टैंडिंग आती है। लेकिन मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जो था ना, इसके सामने ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है सवाल, ट्राई करके देखो। चलो एक क्वेश्चन इसको कर लो, आया है इस साल तो हो गया, आ गया ना, ठीक है। चलो ट्राई कर लेना, एक काम करो ना, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे मत करो, टेस्ट जैसा दो, टिक कर लो जो जो पढ़ाई हुआ है। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। हमने लास्ट क्लास गैल्वेनिक सेल का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब देख लिया, देखा था ना, नहीं देखा, कैसे कनेक्ट किया, क्या किया, सारी चीजें देखा ना हमने, बोलिए यस नो। गैल्वेनिक सेल में कैसे वर्किंग होती है, क्या वो सब नहीं देखा, शॉर्ट ब्रिज का फंक्शन देखा या नहीं देखा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इस लिक्विड में पोटेंशियल आ रहा है, मतलब ये लिक्विड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये लिक्विड नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे एक बैटरी बन रही है, वो ऑपोजिट है ना। हो जाता है तो नेट पोटेंशियल जीरो, फिर रिएक्शन लिक्विड में अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो यहाँ Zn2+ बढ़ता जाएगा, यहाँ क्यूप्रिक आयन कम होता जाएगा तो यहाँ सल्फेट बढ़ता जाएगा, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये सॉल्यूशन, तो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या था, जिंक था, और ये कॉपर सॉलिड, नहीं उससे एफिशिएंसी बढ़ती है कम होती है, बंद हो जाएगा, बैटरी डेड हो जाएगी। ऑपोजिट पोटेंशियल एक यहाँ पे हाई पोटेंशियल ए बी, ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे, तो इधर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है ना, और फिर ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा ना। तो अगर सॉल्ट ब्रिज है तो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोक देता है। यहाँ ऑटोमेटिकली बैटरी में करंट फ्लो कर रहा है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन इधर, करंट इधर, ऑटोमेटिकली। बोलो, तुम चाहो ना तो इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई से जोड़कर तुम चाहो तो इस रिएक्शन को रिवर्स भी कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है कि इसको एक एक्सटर्नल सप्लाई से, इसका नेट E0 सेल कितना आया था, 1.1 वोल्ट। कैसे आया था, ओवरऑल रिएक्शन क्या था, जिंक प्लस Cu+2 Zn+2 प्लस Cu, यही था ना, बोलो। तो इसका ऑक्सीडेशन का कितना था, 0.76, जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन 0.34, कितना हो गया, 1.1 वोल्ट आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो डायग्राम बना के समझाया, एक बार इस पेज को ढंग से पढ़ना, ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है। अगर बाहर से जो एक्सटर्नल सप्लाई 1.1 से कम है तो ऐसे ही चलता रहेगा, अगर बाहर से एग्जैक्टली 1.1 रख कर दोगे तो करंट रुक जाएगा। 3 डायग्राम बनाए, और बाहर से जो करंट सप्लाई है अगर वो 1.1 से ज्यादा कर दिया तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं समझे। तो पता चला इसी को चार्जिंग बैटरी भी बना सकते हैं, पहले जो काम हो रहा था उससे ये डिसॉल्व हो रहा था, अगर इसको रिवर्स कर दिया तो चार्ज होने लगेगा। इसीलिए अभी के समय हमारे पास कुछ बैटरी भी ऐसे हैं चार्जेबल एंड, हाँ वही बोल रहा हूँ, बाहर से सप्लाई देके फिर रिवर्स करते हैं रिएक्शन।
नहीं, उसका ऐसा डिजाइन नहीं है कि जो केमिकल है उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कराते हैं ना कभी कभी, मान लो कार्बन प्लस O2 CO2 बन गया, CO2 से बैक कार्बन, सेम कंडीशन पे नहीं बना सकते। मेरी बात आ रही समझ में? चार्जेबल बैटरी जो होगी वो अलग तरीके से डिजाइन ही होगा, है ना। अभी भी हम लोग जो घर पे बैटरी यूज करते हैं रिमोट्स में, ये सब में मोस्टली चार्जेबल नहीं होता है, डिजाइन ही ऐसा है, उसको फेंको फिर नहीं। तो ये वाला पार्ट एक बार एनसीईआरटी से सही से पढ़ना। यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था, ये कैसे काम कर रहा था, ऑटोमेटिकली जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ रहा था, और इसको बैलेंस करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से क्या अंदर आ रहा था, 2 क्लोराइड, 2 क्लोराइड या 2 नाइट्रेट, है ना। यहाँ से क्यूप्रिक आयन ऑटोमेटिकली यहाँ जा रहा था, जो 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2K+ आ रहा था, याद है, सच दैट सॉल्यूशन इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसी तरह से चल रहा था। तो दिस इज द वे यू कैन एक्सप्लेन द बेसिक फंक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी आज से 100-200 साल पहले कैसे बना और अभी तक हम कहाँ तक गए हैं। अभी जो एडवांस बैटरी है उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन पता है गारंटी है कि तुम आईटी कॉलेज जाओ, एनआईटी कॉलेज जाओ, वहां पे कोई भी बैटरी का रिसर्च करो, तुमको समझ में आएगा कि तेरा बेसिक सच है ना। मैं बात समझ रहे हो ना। वहां पे प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे मैं अपने 2013 की बात है, मैं कॉलेज में एक फाइनल मुझे प्रोजेक्ट मिला था कि एक ऐसा चार्जर बनाओ, है ना, चार्जर बनाना था जिससे आप कोई भी बैटरी चार्ज कर सको, 1 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 10 वोल्ट का, समझ में आ रहा है। ऐसा इन्वर्टर बैटरी बनाना था, मतलब ये बनाना था चार्जर, है ना। हाँ बन सकता है, डिजाइन तो हो ही सकता है। सेटिंग तो फिर जी नेगेटिव नहीं होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस भी होंगे ना अलग अलग बैटरी। सपोज 1 वोल्ट को चार्ज नहीं, जो चार्जेबल बैटरीज हैं उसको चार्ज करना है, पर अलग अलग लगेंगे ना, 1 वोल्ट के लिए अलग, 15 वोल्ट के लिए अलग। तो उसी के लिए तो वेरिएबल चार्जर बनाने थे। जैसे मान लो अभी अलग अलग कंपनी के मोबाइल आते हैं, कोई अलग वॉट पे चार्ज होता है, कोई 60 पे होता है, कोई 80 पे होता है, कोई 100 पे होता है। तो एक चार्जर से हर मोबाइल चार्ज हो जाए, दिक्कत नहीं। स्पेसिफिकेशन देखो और उसको वहां सेट कर दो और चार्ज करो। ऐसा 2013 में था ऐसा, तो हम लोग बहुत कोशिश किए थे, फिर फाइनली बन गया था, लेकिन वो कैसे बना था वो नहीं बताऊं, क्यों? वो मिस्ट्री। हाँ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में ओवर पोटेंशियल हो सकती है। अभी नहीं पढ़ा है, वो पार्ट में जाएंगे तो पढ़ाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड देन इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अच्छा कोई बोलेगा इसका फैक्टर क्या है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कौन कौन सा फैक्टर है। तो भाई साहब वो सारे फैक्टर बुला बुला तो है ही, उसी पे तो डिसाइड हुआ था इसका वैल्यू क्या आएगा, याद है वो बुला बुला वाला स्टेटमेंट। तो वो अभी नहीं पढ़ा रहे कि इसका फैक्टर क्या है, इसका फैक्टर में भी आएंगे ना, तो स्पेशली इसका एक फैक्टर कॉन्सेंट्रेशन, उसी पे नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे चल के पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाउ डिपेंड्स, उस पर बात करेंगे। लेकिन चलो इसमें पहला बात यह है कि अगर Zn+2 से 2 इलेक्ट्रॉन Zn है और स्टैंडर्ड केस में इसका SRP E0 Zn+2 से Zn+2 से Zn -0.76 वोल्ट है, तो अगर इसका मॉड ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E0 वैल्यू वही रहेगा। नहीं समझे, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो, जब तक रिवर्स नहीं करोगे चीजें नहीं बदलेगी। किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए किसी नंबर से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बदलता। ये हाफ ऑफ जिंक रखते ना, +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, हाफ ऑफ जिंक +2 +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स, है ना, हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, हाफ से सर हाफ Zn हाफ से
मोल के हिसाब से कोफिशिएंट ले रहे हैं। सर जिंक रिड्यूस होता है इसीलिए वो नेगेटिव होता है और जो ऑक्सीडाइज होगा उसका वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है। मतलब जिंक रिएक्टिव मेटल है, उसका रिडक्शन नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव। मतलब वो डेटा बता रहे हैं कि इसकी रिडक्शन की टेंडेंसी है। एसओपी पॉजिटिव होती है, एसआरपी इसका भी वैल्यू कितना आएगा बच्चे? देखो यहाँ लिखने का तरीका भी नहीं बदलता, दिख रहा है? जब हम लिख रहे होते हैं तो कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? लिख लो, इट इज एन सर ये एग्जांपल है ना बस कि एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन प्रॉपर्टी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं। एसओपी एसआरपी इज द, ये बोला था। हाँ लेकिन अभी लिखवा दे रहा हूं ना। एसओपी एसआरपी इज इंटेंसिव और एक्सटेंसिव? इंटेंसिव, है ना? when we multiply any half cell with any number or overall reaction with any number, है ना, SRP SOP और E0 cell will not change। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, आपने अभी देखा था गैल्वेनिक सेल के बारे में, ZnCu plus 2 Zn plus 2 plus Cu, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 जिंक 2 Cu plus 2 2 Zn plus 2 plus 2 Cu, अगर इसका कितना आया था याद करो, 1.1 वोल्ट, इसका भी 1.1 वोल्ट ही आएगा। E0 सेल कोफिशिएंट से नहीं बदलेगा, नहीं समझे? E0 सेल स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे नहीं डिपेंड करेगा। इवन हाफ सेल का जो एसआरपी एसओपी है वो भी कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। The value of SRP, SOP as well as E0 cell will not depend the coefficients of the reaction. Stoichiometric coefficients of the half cell as well as overall reaction, है ना? लिख लो, the value of SRP, SOP and E0 cell, the value of, है ना, the value of SRP, SOP and E0 cell is independent of stoichiometric coefficients of the reduction half cell, oxidation half cell or overall cell reaction. Reduction half cell, oxidation half cell or overall cell reaction. Reduction half cell, oxidation half cell or overall cell reaction. अभी देखो, मुझे लगता है ना ज्यादातर तुम्हें ये सोचना चाहिए कि ठीक है 2 चैप्टर मैंने फुल फ्लेज पढ़ा है आपको, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो भी खत्म भी नहीं हुआ है, तो काइनेटिक्स के सारे सवाल बन रहे हैं या नहीं इस बार का JEE एडवांस, इलेक्ट्रो का बन रहा है नहीं बन रहा है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आयनिक अगर सिर्फ आया है तो बन रहा है नहीं बन रहा है ना? बाकी जो चैप्टर तुमने 11th में पढ़े हैं वो भी तुमने इतना खराब नहीं पढ़े को नहीं बने, रिवीजन ढंग से करेंगे हो जाएगा, ठीक है? ओके, लिख लिया? ये पहले प्रॉपर्टी समझ गए जी। और एक दूसरा प्रॉपर्टी ऐसा है, ये भी मैंने बता दिया आपको, E0 OP इज नेगेटिव ऑफ E0 RP। अगर Cu से Cu प्लस 2 से Cu का वैल्यू पता है ना, इसको E0 Cu प्लस 2 से Cu बोलेंगे और ये 0.34 वोल्ट होता है। लेकिन आपसे पूछ दिया Cu सॉलिड से Cu प्लस 2 बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, देखो रिप्रेजेंटेशन बदल जाएगा, Cu से Cu प्लस 2 तो माइनस 0.34 वोल्ट बोल दो। इनफैक्ट ये ओवरऑल रिएक्शन के लिए भी वैलिड है, पता है? अगर इसका ये दिया हुआ इसको रिवर्स करके लिख दिया, Cu Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 Zn, इसका E0 सेल जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से 1.1 माइनस 1.1 है। अगर इसका गिवन है तो इसका निकाल सकते हैं, समझे? सर मैंने ये तो डाउट था, E0 Zn plus 2 से Zn जब हम लिखते हैं तो माइनस 0.76 वोल्ट होता है और Cu का वही मतलब रिडक्शन ही लिख रहे हैं तो वो पॉजिटिव होता है। मतलब Cu का टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है Cu प्लस 2 का,
Zn+2 के रिस्पेक्ट में, Zn+2 का मतलब Cu+2 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Zn+2 के रिस्पेक्ट में। अभी ये डाउट भी क्लियर होगा, जैसे ही हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आएंगे ना, तो इसमें बहुत क्वेश्चंस है, अभी एकदम अच्छे से क्लियर होगा ये डाउट। अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बस एप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या क्या नहीं, ई नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड केस है, सिर्फ ईओपी मतलब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। कंसंट्रेशन बदल सकता है, टेम्परेचर प्रेशर बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ स्टैंडर्ड केस में वैलिड है, नॉन स्टैंडर्ड केस में भी वैलिड है। ईओपी इज नेगेटिव ऑफ ईआरपी, लेकिन क्या होता है अदर केसेस में हम उतना नहीं डील करते जितना स्टैंडर्ड केसेस में डील करते हैं। क्या समझ गए? यही वजह था ना बच्चे, जब एक्सटर्नल 1.1 लगाए थे तो 0 हो गया, यस नो। तो अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का वैल्यू पता है, एसओपी पता है, तो एसआरपी पता चल जाएगा, एसआरपी पता है तो एसओपी पता चल जाएगा। डन, लिख लिया गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, it is not additive in nature. Electrode potential is not additive in nature. Like thermodynamic parameters are, electrode potentials are not additive in nature. Like thermodynamic parameters are. जैसे एग्जांपल देखो, मैं इलेक्ट्रॉन्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूं, मान लो ए से बी बन रहा है और इसकी ई नॉट वैल्यू कुछ 2 वोल्ट है, और मान लेते हैं सी से डी बन रहा है और इसकी ई नॉट वैल्यू मान लो -3 वोल्ट है। अब तुम इसको ऐड कर देते हो, ए प्लस सी क्या हो गया, बी प्लस बी। तो इसका ई नॉट 3 नॉट इक्वल टू ई नॉट 1 प्लस, एडिटिव नहीं होगा। एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नहीं बताएंगे क्या होगा। लेकिन पता है यहाँ पे अगर डेल एच रहता है ना, डेल एच 1 नॉट, डेल एच 2 नॉट, या डेल्टा जी नॉट 1, डेल्टा जी नॉट 2, दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो शायद ये लिख पाते हैं क्या, डेल एच 3 नॉट इक्वल टू डेल एच 1 नॉट, डेल एच 2 नॉट, डेल्टा जी 3 भी क्या लिख पाते हैं, डेल्टा जी 1 नॉट। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड टू थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। नॉट ओनली दिस, पता है अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया रहता ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लो K1 K2 है, तो K इक्विलिब्रियम क्या लिख देते, K1 इंटू K2, सुना होगा सर। दो रिएक्शन को ऐड करते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, सुना है कि नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशन को ऐड करोगे तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन आप उन सारे इक्वेशन के एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पे लगा सकते हो। द एंथैल्पी ऑफ थर्ड इक्वेशन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ एडिंग इक्वेशंस। ये हम लोग ये पढ़े ना, हेस्लो वगैरह, लेप्लास लॉ, हेस्लो। दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम है तब ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा कंक्लूजन निकाला तुमने। अभी फॉर्मूला के बाद में वो लिखाने वाला था कि लॉस और गेन अगर बराबर है तो ये किया जा सकता है स्टैंडर्ड, वो भी बताता हूँ मैं अभी, और गेन बराबर नहीं है तो फिर क्यों नहीं कर सकते? बताता हूँ अभी, देते हैं। मतलब ये देखो, एडिटिव एल्जेब्रिक ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड, समझ गए ना। ठीक है, ऐसे भी ये ना एक्सटेंसिव पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगता है। मेरा बात सुनो, अरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन लगता है, इंटेंसिव पे नहीं। मान लो वाटर का डेंसिटी है, 2 वाटर है, दोनों का डेंसिटी ऐड किया तो थर्ड वाटर का डेंसिटी बढ़ जाएगा क्या, वो वाली बात है। मेरी बात समझ रहे हो, वाटर है 1 लीटर और 5 लीटर, दोनों का ऐड कर दिया 6 लीटर, वाटर की डेंसिटी कुछ और होगी क्या। तो एल्जेब्रिक ऑपरेशन नहीं लगा सकते ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आता है
कि अगर दो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, SHE से कपल करके तुमने दो हाफ सेल का क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, SHE से कपल करके आपने दो डिफरेंट हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, और उन्हीं दोनों हाफ सेल पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन करके एक थर्ड हाफ सेल आ जाता है। उन्हीं दोनों हाफ सेल पे एल्जेब्रिक ऑपरेशन करके एक थर्ड हाफ सेल आ जाता है। बताता हूं, क्वेश्चन के थ्रू बताता हूं। मतलब यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थर्ड हाफ सेल using the standard electrode potential of two other half cell. You can calculate the, एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझ ले क्या इसको, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। बहुत बार जेईई मेंस एडवांस पे इस पे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं आए, बहुत आए हैं इस पे क्वेश्चन। ठीक है, उसका फाइनल फॉर्मूला कुछ लोग लग रहा है समझ भी रहे हैं क्या फॉर्मूला है, पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, करते हैं एक बार, देखते हैं हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। सर इसको ये लगेगा ना, N1 E01 plus N2 E02 on N3। करते हैं, चलो सॉल्व करें। जैसे दो डेटा दे रहा हूं मैं आपको, कैसे सॉल्व करेंगे देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन बाद में सॉल्व होगा, पहले ये कर लेते हैं। E0 इंडियम +2 से इंडियम +1 का वैल्यू गिवन है -0.40 वोल्ट। E0 इंडियम +3 से इंडियम +1 का वैल्यू गिवन है -0.42 वोल्ट। देखो ये हाफ सेल है ना, +2 से +1 एंड +3 से +1, ये दो हाफ सेल है। आपको डेटा बताना है E0 इंडियम +2 से +3 का 0.02 वोल्ट। डेटा क्या बताना है, समझ गए? ठीक है, सर ये तो ऐसे ही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत। 0.02। चलो इसको लिख लिया ना सब लोगों ने, हाँ, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। माइनस साइन लगा के ऐड कर देंगे। देखो ना कैसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू सेम है इसीलिए डायरेक्ट शायद हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, एक बार इसको तरीके से सॉल्व करो, पहले एक क्वेश्चन और देखता हूँ मैं। N का वैल्यू 1 इसका हर जगह पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, इसलिए जल्दी सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, करो करो इसको, ट्राई करो, देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो आप क्या करो बच्चे, ये जो टारगेट इक्वेशन है उसको पहले लिख दो। टारगेट इक्वेशन क्या है बताओ तो, जो निकालना है वो पहले लिख दो। क्या निकालना है, इंडियम +2 गिव्स इंडियम +3 +1 इलेक्ट्रॉन, यही निकालना है ना मैं। टारगेट इक्वेशन को हाफ सेल में लिख पाओगे क्या? अब मुझे बताओ, इसको लाने के लिए इसको तो एज इट इज रहने देते हैं, पहले वाले को In +2 +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स In +1। बोलो मुझे, देखो टारगेट इक्वेशन में इंडियम +2 कहां पे, रिएक्टेंट में, और इसको अगर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे इंडियम +2 कहां होगा, रिएक्टेंट में। देखो ना लिख दिया। लेकिन यहां बताओ, इस इक्वेशन को यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है, शायद आंसर तुम्हारा वेरी करेगा। देख ले यहाँ पे +3 से +1 है ना, +3 से +1 है। बताओ इसको अगर हाफ सेल में चेंज करोगे, इसका हाफ सेल मतलब क्या, इंडियम +3 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स इंडियम, ये है ना भाई, इंडियम +3 से +1 का हाफ सेल अगर चेंज करोगे तो ये होगा ना। लेकिन बताओ यहाँ इंडियम +3 तो रिएक्टेंट में है, जबकि टारगेट इक्वेशन में इंडियम +3 कहां पे, तो इसका रिवर्स लिखना पड़ेगा हमें, इसका तो रिवर्स लिखो। इंडियम +1 गिव्स क्या, इंडियम +3 +2 इलेक्ट्रॉन। बोलो अब बताओ इस हाफ सेल का वैल्यू कितना होगा बच्चे, E0 1 होगा, और वो वैल्यू हमें पता भी है। देखो तो +2 से +1 वाला एज इट इज वैल्यू जो दिया हुआ है वही रखेंगे ना, कितना रखेंगे, -0.4 वोल्ट। बोलो लेकिन इसका वैल्यू कितना रखेंगे, जो दिया है उसका अपोजिट,
+3 से +1 का वैल्यू दिया है, जबकि हमने यहाँ रिवर्स लिखा है, तो इसको कितना रखना पड़ेगा? +0.42 वोल्ट। बोलो, अब बताओ इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0.02 इसको ऐड करोगे तो देखो ये और ये कैंसिल, अरे यस नो, इन दोनों को ऐड करने से ये आने वाला है, इन दोनों को ऐड करने से ये आने वाला है, यस नो। इन दोनों को उधर तुम ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला अलजेब्रिक ऑपरेशन उस पे नहीं लगाना है, यहां नहीं लगा सकते भाई, नहीं समझे? अगर दो हाफ सेल को ऐड करके एक थर्ड हाफ सेल मिल रहा है, तो थर्ड हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम के बराबर नहीं होता। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट का डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा एंड सेकेंड का डेल्टा जी नॉट निकालना पड़ेगा, और थर्ड का डेल्टा जी नॉट 3। हम यहां पे फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का जो डेल्टा जी नॉट है उसको ऐड कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट ऑफ फर्स्ट, डेल्टा जी नॉट ऑफ सेकेंड। अब केयरफुल रहना, हम थर्मोडायनेमिक्स में कभी आपको बता रखे हैं कि डेल्टा जी नॉट किसी भी हाफ सेल का या किसी भी सेल का चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क डेल्टा जी नॉट किसके बराबर होता है? देखो यहां पे बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल वर्क नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। सब लोग केयरफुल केयरफुल, एक फॉर्मूला आने वाला है, यू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कहीं ना चार्ज इनटू वोल्टेज होता है। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज की जगह पे पता क्या रखेंगे? इधर इधर देखो प्लीज, फोकस। ये रिएक्शन जब होगा, जब इसका 1 मोल प्रोडक्ट में जाएगा, 1 मोल इंडियम +2 से +1 जाएगा, तो 1 फैराडे चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज की जगह पे पता क्या रखना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इनटू फैराडे, दिस इज द चार्ज। और V के जगह पे उसका वोल्टेज रख देंगे। V के जगह पे क्या रख देंगे? वोल्टेज। तो डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? -NF E नॉट। अगर ओपी होगा तो यहां ओपी रखना, वो हाफ सेल अगर ओपी है तो ओपी रखना, वो हाफ सेल आरपी है तो आरपी रखना, और ओवरऑल सेल है तो ई नॉट सेल रखो। ये फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हो डेल्टा जी नॉट का, समझ गए? जिसको थर्मोडायनेमिक्स आता है वहां पे फॉर्मूला लिखाया था, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF E नॉट सेल। कैसे आए वो समझो। पहले तो डेल्टा जी नॉट यूजफुल वर्क होता है, किसी भी रिएक्शन में यूजफुल वर्क। अगर मान लो हम बैटरी के लिए बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन इज नॉट यूजफुल रिएक्शन एनर्जी, उससे कितना इलेक्ट्रिसिटी मिला वो यूजफुल है। कोई कांड हो रहा है, उसमें यूजफुल क्या है? कोई रिएक्शन में क्या वो रिएक्शन का केमिकल एनर्जी यूजफुल है? नहीं भाई, उससे कितना हम करंट निकाल पाए, क्योंकि हम डायरेक्ट कोल से मोबाइल चार्ज नहीं कर सकते, हमें कोल का जो एनर्जी है उसको करंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस बैटरी के पास, ये हाफ सेल के पास जो एनर्जी है उसको करंट में फ्लो करना पड़ेगा। करंट इज द यूजफुल एनर्जी, इसीलिए डेल्टा जी नॉट इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज की जगह पे क्या रख सकते हैं? कैसे रखा इस इक्वेशन का? इसका जब पूरा कोफिशिएंट 1 मोल पूरा डाइवैलेंट के टाइम मोनोवैलेंट में चेंज हुआ, तब चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? 1 फैराडे, इसीलिए N1 × F। तो देखो अब यहां पे हम क्या रखेंगे पता है? इस इक्वेशन को देख के रखेंगे, -1 × F × E03। डेल्टा जी नॉट 3 क्या रखेंगे? इस इक्वेशन का देख के बताओ, n का वैल्यू कितना? 1। F तो पता ही है, इसका हाफ सेल कितना वैल्यू है? E03। इसके जगह पे क्या रखेंगे? -1 × F × E01 प्लस कितना? -2 × F × E02। 2 कैसे आ गया जी यहाँ पे? 2 फैराडे। जब 1 मोल आयन प्लस 1 मोल आयन प्लस 3 में गया, तो सर्किट में 2 फैराडे चार्ज फ्लो हुआ, तो इलेक्ट्रिकल वर्क इन द सर्किट 2 फैराडे के बराबर होगा। अब देखो यहां से सॉल्विंग होगी और E03 आएगा, हर जगह से माइनस और F कैंसिल करो, तो E03 कितना होगा जी? माइनस भी कैंसिल हो गया, F भी कैंसिल हो गया, तो -0.4 प्लस माइनस भी कैंसिल हुआ ना, 0.84। बोलो 2 × 0.42 कितना आ गया आंसर?
माइनस या प्लस? प्लस 4 वोल्ट, ये सही आंसर है। अब देखो जो जे एडवांस से जो सवाल मैं कराना चाहता हूँ सवाल तभी बनेगा जब ये कंसेप्ट आता है, क्योंकि उसके आगे वाला स्टेप में ये लगना है। मेरी बात समझ रहे हो? दो हाफ सेल का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और उसी हाफ सेल से एक थर्ड हाफ सेल आता है, दो हाफ सेल को ऐड करने से एक थर्ड हाफ सेल ही मिलता है, ओवरऑल सेल नहीं मिल रहा है। माइंड इट। सर हम लोग ये क्यों नहीं देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है? उस इक्वेशन का डेल्टा जी लिख रहे हैं ना, हाँ। उसी इक्वेशन का लिख रहे हैं। यहां पे ये जब कांड होगा तो एक फैराडे चार्ज फ्लो हो गया। यहां जो भी लिखते हैं उस हाफ सेल में जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो लिखते हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई नॉट की जगह -0.4 रखना चाहिए ना, ई नॉट 1 के जगह पे माइनस ही तो रखा है। और -1 भी नहीं, ये माइनस सब कैंसिल हुआ, बाद में ई नॉट 1 का वैल्यू जो रखा था वो रख दिया, माइनस कैंसिल हुआ है हर जगह से। सर वो जो ऊपर आपने दो रिएक्शन लिखे हैं उसमें हमें ये मालूम है कि सेकंड रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं, सबका हो सकता है पॉजिटिव ही आएगा अगर अपने आप हो रहा है तो। नेगेटिव मैं ये बोल रहा हूँ, हाँ सेकंड वाले का नेगेटिव आएगा। इनफैक्ट ई नॉट सेल पॉजिटिव है ना उसका, मतलब ई नॉट 2 पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आएगा ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगा यहां से, ये पॉजिटिव है और सामने ऑलरेडी नेगेटिव रखा हुआ है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। और अच्छी बात है, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है लेकिन ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस कैसे है? भाई साहब ये डेटा से हमें पता चला, इसका पॉजिटिव आया ना तो सारा बुला बुला का रिजल्टेंट पॉजिटिव है, मतलब इसकी टेंडेंसी है लूज करने की। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो पैराग्राफ इन डेप्थ समझाया है ये डेटा से हमें पता चल रहा है नहीं भाई ये नहीं लेना चाहता एक इलेक्ट्रॉन, कम है ना वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हो ना? इन शॉर्ट यहां पे देखो एक चीज क्या होता है, ये फॉर्मूला हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाते हैं लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में लिखवाते हैं, कभी यूज नहीं करते। करते हैं ये फॉर्मूला कहां पे यूज? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या फॉर्मूला है फाइनल? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या? माइनस एन एफ ई नॉट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ओपी है तो यहाँ ओपी रखना, आरपी है तो आरपी रखना, ओवरऑल है तो ई नॉट सेल रखना। लेकिन फॉर्मूला यही होगा, लॉस गेन के हिसाब से फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट में है इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है तो बदल रहा है, हर जगह फॉर्मूला यही। आया समझ में? लिख के रखो जल्दी से। एक फाइनल फॉर्मूला भी लिख देता हूं अभी, फिर एक दो क्वेश्चन और देता हूं। रख दे पेपर, ऐसे लाइटली मत सॉल्व कर, प्रॉपर टिक करके काउंट करके सॉल्व करना चाहिए, है ना? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं क्या बच्चे? ये फॉर्मूला याद रख सकते हो? अब मैं ऐसा लिख देता हूं इन जनरल कि मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ए से डी ओवरऑल रिएक्शन है, ए से डी, और इसका मोल जो है N3 और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है E03। समझ गए? अब ये आएगा कैसे? ए से बी और बी से डी आ रहा है ऐसा। इसका मोल कितना है? N1, इसका N2, इसका ई नॉट वैल्यू E01 E02। मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, इन दोनों का एडिशन से ये आ जा रहा है, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका जो E03 होगा उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिखता हूं, डेल जी नॉट 3 इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल जी नॉट 1 प्लस डेल जी नॉट 2। इसका डेल्टा जी क्या लिखेंगे ऊपर वाला फॉर्मूला के हिसाब से? डेल्टा जी नॉट 1 माइनस N1 F E नॉट 1। इसका डेल्टा जी क्या लिखेंगे बच्चे? माइनस N2 F E नॉट 2। इसका डेल्टा जी क्या लिखेंगे? माइनस N3 F E नॉट 3। तो देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला आएगा, N3 F E नॉट 3 माइनस N1 F E नॉट 1 माइनस N2 F E नॉट 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो E नॉट 3 आ जाएगा N1 E नॉट 1 N2 E नॉट 2
बाय n3, ये शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। बट बी श्योर कि यहाँ पे E01 E02 वही वैल्यूज रखना जिसके एडिशन से थर्ड आता है, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में दिया वो, कहीं कहीं पे माइनस को प्लस करके रखना पड़ेगा। जैसे अभी हमने रखा था -0.42 नहीं रख के, समझ गए? जैसे इसी फॉर्मूला पे फिट करके क्वेश्चन मान लो करना है, E0 +3 से +1 का वैल्यू, एक बार ये डेटा देख के बताना मेरे को, +3 से 0 का वैल्यू, E0 +2 से 0 का वैल्यू, ये शायद -0.44 वोल्ट होता है और ये +0.77 वोल्ट होता है। एक बार देखना इसका डेटा, +3 से 0 का वैल्यू या +3 से +2 का वैल्यू है, देखो तो, +3 से +2 से 0 का वैल्यू, +3 वाला वैल्यू नहीं है क्या? है ना, +3 से +2 का वैल्यू, +3 से +2 लिख लेना बच्चे। ये डेटा गिवन है, तुम्हें निकालना क्या है, गौर करना है यहाँ पे, तुम्हें निकालना है न्यूट्रल से +3 का वैल्यू। चलो, +3 से +2 का वैल्यू गिवन है, +2 से 0 का वैल्यू गिवन है, न्यूट्रल से +3 का वैल्यू निकालना है, एसओपी निकालना है स्टैंडर्ड केस में। देखो कर पा रहे हो नहीं? चलो ट्राई करो, इस फॉर्मूला फिट करके बताओ। तुम्हें तो ये ध्यान रखना है जो निकालना है उसके लिए कौन से दो इक्वेशन को ऐड करने से आएगा, वो पहले ध्यान रखना। हो सकता है नेगेटिव में भी आए। ये लिख लिया क्या सबने? उसको उल्टा करके ऐड करना है। ये वाला पार्ट लिख लिया क्या? -7.7 ये फॉर्मूला लिखा क्या? ठीक है, लिखो लिखो लिखो, ठीक है ठीक है, सॉल्व करो, लिखो भी। देखो क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लग रहा है कि नहीं मैनुअली नहीं हो रहा है, सोच के लिख के करो ना भाई, क्या दिक्कत है? कौन सा दो हाफ सेल को ऐड करके वो थर्ड हाफ सेल आएगा? क्या जो डायरेक्ट डेटा है उसको ऐड करके आएगा? सोचना है, क्या वो डायरेक्ट डेटा को ऐड करके आएगा? तो भाई सोचो फिर कैसे होगा। 0.11 इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना लास्ट में। अच्छा हाँ 0.03 इतना अच्छा से लिख दिया इधर सब, फॉर्मूला में फिट करने में इसको पता नहीं क्या हो रहा है। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है E03 = N1 E01, ये जो फॉर्मूला है ये दो हाफ सेल से थर्ड हाफ सेल आएगा उसके लिए फॉर्मूला, दो हाफ सेल से थर्ड हाफ सेल ही आएगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है दो हाफ सेल को ऐड करके ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन बन जाए, जैसे उसमें बस दोनों को सीधा ऐड कर देंगे। हाँ, वहां तो ओपीआरपी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला फॉर्मूला E0 सेल वाला लगाएंगे ना। सर -0.403 देखो अभी इसका कुछ और आ गया। डिवाइड कर दिया इसलिए उसका। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 0.11 डिवाइड बाय 3 मुझे क्या लग रहा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करेंगे ना, डायरेक्टली ऐड करेंगे तो +3 से 0 का वैल्यू मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट ही ऐड कर देता हूं। देखो अगर E0 +3 से 0 का वैल्यू निकालना है तो पता है क्या लिखना पड़ेगा, 0.77 × 1 प्लस -0.44 × 2 डिवाइड बाई 3। मुझे दिख रहा है कि डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके ना क्या आएगा, अगर इसको और इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल होगा ना। अरे लेकिन हमें निकालना था +3 से 0 नहीं, 0 से +3, तो पहले हमें अगर पता चल गया +3 से 0 तो उसका अपोजिट ले लेंगे, बार बार चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ा ना। इतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें आगे का प्रॉपर्टी भी तो पता है। कितना आ रहा है, 0.77 माइनस 0.88 बाई 3, कितना आ गया, माइनस 0.11 ना, बोलो बाई 3 ना। लेकिन जो चाहिए उसका अपोजिट कर लो, जो चाहिए, तो नेगेटिव नहीं है आंसर, आंसर पॉजिटिव है। आंसर नेगेटिव में आया था ना जी, पॉजिटिव में आया था, तब ठीक। सर बस लास्ट और ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना नोट में। E0 सॉरी डेल्टा G0
डेल्टा जी नॉट ओपी के लिए निकालना है तो माइनस NF ई नॉट ओपी, डेल्टा जी नॉट और आरपी के लिए निकालना है तो माइनस NF ई नॉट आरपी, डेल्टा जी नॉट सेल का निकालना है तो माइनस NF ई नॉट सेल। क्या हर जगह पे जो हम वैल्यू रखेंगे n का वो क्या है, यहाँ पे कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ ओवरऑल n कितना है। हर जगह पे n का मतलब क्या है, यहाँ पे n का मतलब क्या है जी, बोलो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहाँ पे n का वैल्यू क्या है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स इन रिडक्शन हाफ सेल। और लास्ट वाले में n का वैल्यू क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन, टोटल लॉस और गेन इन द ओवरऑल रिएक्शन, टोटल लॉस और गेन इन ओवरऑल रिएक्शन, टोटल लॉस और गेन इन ओवरऑल रिएक्शन। याद रहेगा, लिख के रख लेना तीनों जगह पे, है ना, कि क्या मतलब है उसका, तीनों जगह पे लिख के रख लो। और एक इंपॉर्टेंट बात यहां क्या लिख सकते हो, फॉर रिएक्शन, देखो हाफ सेल या ओवरऑल, हाफ सेल ओपी, हाफ सेल आरपी और ओवरऑल सेल रिएक्शन, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस हमें क्या पता है, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए, तो हमें यहां से पता चलता है E नॉट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हम ये क्या कहां पढ़ेंगे, है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ही लिख देता हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन में कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होगा। अब देखो डेल्टा जी नॉट का जो फॉर्मूला है वो माइनस ऑफ समथिंग है, इसके नेगेटिव आने के लिए ये सब नंबर ऑफ मोल तो पॉजिटिव, मोल ऑफ लॉस और गेन तो पॉजिटिव नंबर है ना, फैराडे 96500 पॉजिटिव नंबर है, ये अगर पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखना, ओपी आरपी या ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ओवरऑल सेल स्पॉन्टेनियस। तो लिखवा देते हैं ना पॉइंट वाइज, नहीं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पे है ओवरऑल, है ना, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। फुल फॉर्म लिख लेना, ओवरऑल लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन या सेल रिएक्शन, ओवरऑल लॉस और गेन। तो ये पॉइंट वाइज 2 पॉइंट तो जरूर याद रखो बच्चे, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में प्रॉपर्टीज में मैंने 3 ही पॉइंट लिखाए हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में प्रॉपर्टीज में कितने पॉइंट्स लिखाए हैं, 3। कौन कौन सा, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट लिखाए हैं, बोलो, है ना। एक की इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक ERP -EOP, ऐड नहीं कर सकते। समझ गए। ओवरऑल लॉस, फॉर रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल या ओवरऑल सेल रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल या ओवरऑल सेल, है ना। फिर से कोई पूछे कि रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, थर्मोडायनेमिक का कंडीशन क्या है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव, या थर्मोडायनेमिक्स में ये भी बोल सकते हैं डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0, ये भी कंडीशन है बच्चे। ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही सीखा है, स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या होता है, टोटल ग्रेटर देन 0, या फिर ये भी बोल सकते हैं बच्चे डेल्टा H लेस देन 0, डेल्टा S ग्रेटर देन 0, सिस्टम के रिस्पेक्ट में।
पता है सिस्टम के रिस्पेक्ट में एंट्रोपी बढ़ रहा है और एंथैल्पी घट रहा है, तो भी हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है व्हाट एवर बी द टेम्परेचर। पढ़ा है कि नहीं? बोलो, ठीक है। तुम लोग का लेक्चर का देख रहा है प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गया है, अभी थंबनेल वगैरह सब डाल दिया। तूने चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया ना? सब मम्मी का फोन ऐसे बहुत कम लेता देखो, काइनेटिक्स में मैंने 15 लेक्चर लिए हैं, दिख रहा है? केमिकल काइनेटिक्स में 15 लेक्चर लिए हैं और तुम्हारा प्रॉपर प्लेलिस्ट बन गया है ना। और हाँ, इलेक्ट्रो का भी बन गया है। इलेक्ट्रो भी चल ही रहा है। इलेक्ट्रो में 6 लेक्चर हुए हैं अभी तक, आज 7th होगा। इसका भी प्लेलिस्ट हो गया देखो। इसीलिए रोनाल्डो के बारे में बात हुई। क्यों? नहीं, सुबह सुबह सजेशन में दिखा रहा था तो मैंने उसको देखा भी आज, है ना। सर E greater than 0 E not greater than 0 हम्म E not greater than 0 is for spontaneous reaction। स्पॉन्टेनिटी के लिए देखो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे कंडीशन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में को बोले स्पॉन्टेनियस कब है, मतलब ओपी ग्रेटर देन 0 है तो हाफ सेल स्पॉन्टेनियस है, आरपी ग्रेटर देन 0 है तो रिडक्शन वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ओवरऑल इनॉट सेल ग्रेटर देन 0 है तो भी, इनॉट सेल भी ग्रेटर देन 0 है तो भी क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? बोलो। नाउ लिखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हेडिंग दो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपसे पूछ ले स्पॉन्टेनिटी का कंडीशन बताइए, क्या बोलोगे? इनॉट सेल नॉन स्पॉन्टेनियस, इनॉट सेल लेस देन 0, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ क्या, तो सबसे पहला है ना, टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग पावर, है ना, ऑक्सीडाइजिंग पावर ओपी, रिड्यूसिंग पावर, है ना, आरपी, ये सबसे पहला है, ठीक है। इसके बाद और भी एप्लीकेशन है, टू कंपेयर मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, थर्ड टू कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल नॉन मेटल, है ना, ठीक है। टू प्रिडिक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें भी दो टाइप है डिस्प्लेसमेंट में। इधर कोई मेटल 1 है, इसको मेटल 2 के कैटायन में रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब एक मेटल 1 है और एक मेटल 2 है, जैसे एग्जांपल के लिए जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो क्या जिंक सल्फेट एंड कॉपर बन जाएगा क्या, इस तरह की बातें, टू कंपेयर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई मेटल है और H2SO4 है, क्या वो H2 गैस देगा, मतलब दो तरह के कंपैरिजन है, whether they will metal react with acid to give H2 gas with pop-up sound, whether metal 1 react with the cation of metal 2, metal ion displacement। So to predict displacement reaction, displacement में दो तरह की बातें होंगी कि कोई मेटल, किसी मेटल रॉड को किसी दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या वो मेटल रॉड डिसॉल्व हो जाएगा? सर वो तो रिएक्टिविटी
तो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो क्या पढ़ने जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज रिएक्टिविटी सीरीज, वही तो पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। वो डेटा ही रिएक्टिविटी का आइडिया देता है ना। सर फर्स्ट एप्लीकेशन से बाकी सारे क्लियर हो हाँ भाई, इसीलिए तो सब साथ में लिख रहे हैं ना। सर तो जब हम बचपन में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते थे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज था, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, उसकी एसओपी सबसे ज्यादा। जो मेटल सबसे टॉप पे है ना, उसकी एसओपी सबसे ज्यादा। मेटल का अगर बात करें तो जो मेटल इनर्ट है, नोबल है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब का एसओपी बहुत कम है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। नोबल मेटल्स जल्दी, मतलब मेटल कैटायन में नहीं जाता जल्दी, ठीक है। इसके अलावा और भी, हाँ, टू कंपेयर मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। उसी तरह से यहाँ पे टू फॉर्म बैटरी ऑल्सो, टू फॉर्म सेल ऑफ ई नॉट सेल मैक्स और मीन, ये देखेंगे कैसे होगा। बैटरी बनाने में भी इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, ओके।